मकानी तेरा रूप गजब दूतान। नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, आपका सपोर्ट ही हमें आगे ले जाएगा। आपने बहुत प्यार दिखाया पिछली वीडियो में, और ज़्यादा प्यार दिखाइए, लाइक करें, कमेंट करें और बताइए मुझे कि किस टॉपिक वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास के लिए है, क्योंकि हमने 12th क्लास के काफ़ी हद तक सीरीज डिस्कस कर ली है, इंग्लिश की भी सीरीज डिस्कस कर ली है। तो अब जब हमारा कर्तव्य बनता था कि 10th क्लास की बहुत डिमांड आ रही, तो 10th क्लास के ऊपर वीडियो लेकर आयो। ठीक है, तो 10th क्लास का राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। और गाइस एक बार फिर कीप सपोर्टिंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। सो लेट्स स्टार्ट। आज बात करते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य क्या है? सत्ता एक पोजीशन और एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप होती है ना, क्रिकेट खेलते तो पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है, वही साझेदारी। मतलब कि सत्ता को ना अगर हम एक पार्ट से करके देखते तो हर चीज प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते, तो सत्ता को बांटा गया ताकि राज्य के लिए मुख्यमंत्री हो और बाकी चीजों के लिए और वो छोटे छोटे नेता। ठीक है, तो सत्ता का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। उसका एक हम उदाहरण लेंगे बेल्जियम से। देखो, बेल्जियम एक यूरोप का छोटा देश था। क्या था? बेल्जियम यूरोप का छोटा देश था, जिसका क्षेत्रफल हरियाणा से छोटा था। जिसका क्षेत्रफल क्या था? हरियाणा से बहुत छोटा था बेल्जियम। मान के चलो 1 करोड़ की वहां आबादी थी, बिल्कुल हरियाणा से आधी। उनके मान के चलो जितनी हरियाणा की आबादी है उसका आधी, मतलब ज्यादा है हरियाणा की आबादी। ठीक है, तो अगर हम इसकी सीमाएं की बात कर ले तो इसकी सीमाएं जर्मनी, नीदरलैंड और यूक्रेन से लगती थी। बेल्जियम की सीमाएं जर्मनी, नीदरलैंड और यूक्रेन से लगती थी। अगर हम इसकी जातीय बनावट की बात करें, अगर हम इनकी जात की बात करें, जातीय स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो बहुत ही ज्यादा जटिल थी, बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, ये सारी बातें। ठीक है, अगला बात करते हैं इसकी कुल आबादी, मतलब बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लैमिश इलाकों में रहता था, जो डच बोलता था। इसी तरीके से जो 40% लोग वेलोनिया में रहते थे वो फ्रेंच बोलते थे। दोबारा से बोल रहा हूं, जो बेल्जियम का कुल 59% एरिया था उस पर फ्लैमिश लोग रहते थे, मतलब फ्लैमिश इलाकों में रहते थे और वो डच बोलते थे। और जो 40% थे जो वेलोनिया इलाके में रहते थे वो फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी बचे 1% लोग जर्मन बोलते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स। राजधानी, बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंची थे और 20% लोग डची भाषा थे। ठीक है, तो ये बात। अगला नोट करने के बाद क्या है? अल्पसंख्यक फ्रेंच। मतलब अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली रहे। मतलब अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा, मतलब यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे देखो, आप इधर देखना। ठीक है, 40% लोग वेलोनिया में रहते थे क्षेत्र और फ्रेंच बोलते थे, तो यहाँ पे वो कम से कम है। अल्पसंख्यक मतलब मीडियम होता है। ठीक है, तो मिडल के एरिया की बात करी जाए तो जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो अधिक शक्तिशाली और ताकतवर, समृद्ध माने जाते थे। ठीक है, और डच भाषी जो थे, बाद में जो डच भाषी लोग थे अधिक समृद्ध थे, मतलब ताकतवर थे। बाकी जो डच भाषी लोग थे उन्हें बाद में लाभ मिला, आर्थिक लाभ मान लो, शिक्षा का लाभ मिलो, बाद में मिला। इसी के बाद क्या हुआ? फिर 1950 और 1960 में तनाव बढ़ गया। तनाव बढ़ने का मतलब क्या हुआ? नाराजगी पैदा हो गई, क्योंकि नाराजगी स्वाभाविक थी, क्योंकि जो फ्रेंची भाषी लोग थे उन्हें वो पहले फैसिलिटीज मिल चुकी थी, जो फैसिलिटीज किसको नहीं मिली थी? डच भाषी को नहीं मिली थी। तो यही चीज में ना बहुत दुख हुआ, नाराजगी जताई गई। उसके बाद 1950-60 में तनाव बढ़ा और उसका बहुत बड़ा रूप ब्रुसेल्स, जो राजधानी थी बेल्जियम की, वहां पर देखने को मिला। तो आगे गाइस चलते हैं। तो अगर हम बात करें, अब डच बोलने वाले अधिक थे। माना कि डच बोलने वाले की संख्या अधिक थी, लेकिन धन के मामले में वो बहुत ही कमजोर रहे, समृद्धि के मामले में वो बहुत ही कमजोर रहे। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। देखो, पार्ट ये 1 है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, ये पार्ट 1 है जिसमें हमने बेल्जियम के बारे में टोटली चर्चा करी। अब जब हम पार्ट 2 पे आएंगे तो हम श्रीलंका के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 पे याद सुनना, इन्होंने टकराव को कैसे दूर किया, जो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। देखो, श्रीलंका ने कोई और तरीका अपनाया। ठीक है, इन्होंने क्या तरीका अपनाया? इन्होंने क्षेत्रीय अंतरों को देखा, सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। मतलब कि इन्होंने क्या देखा? क्षेत्र में काफी तरह के अंतर है। इन्होंने जो संस्कृति थी, उन्हें पता था कि संस्कृति बहुत ज्यादा विविधता, अलग अलग तरीके की संस्कृति है, तो हम अलग अलग संस्कृति को अपनाएंगे। इन्होंने ये अपनाया।
इन्होंने क्या करा 1970 और 1993 में संविधान में 4 संशोधन किए। क्यों किए इन्होंने संविधान में 1970 में 1993 में 4 संशोधन क्यों किए? ताकि जो बेल्जियम में डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग रह रहे हैं उनको कभी भी उस देश में रहकर अकेलापन, बेगानापन का महसूस ना हो, किसी भी एक कम्युनिटी को ये महसूस ना हो कि हम बेगाने हैं यहाँ पर रहने वाले, ये सारी चीजें। ठीक है, एक बात ये जरूर याद रखनी है स्टेटमेंट। अब वो 4 क्या क्या थे मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो समझेंगे केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार फ्रेंच डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान। इसका मतलब क्या है? मतलब कि पहला संशोधन था कि जो केंद्रीय सरकार होगी उसमें फ्रेंच और डच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। दूसरा, कानून बनाते वक्त भी इन दोनों में डिस्कशन होगा। कोई भी एक भाषा के लोग कानून नहीं बना सकते, दोनों को डिस्कस करने के बाद कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, केंद्र की शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों की सौंप दी गई। मतलब जो केंद्र की शक्तियां थी वो देश के 2 इलाकों में सौंप दी गई, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। कम ऑन गाइस, केंद्र की जो शक्तियां थी, जो मेन शक्तियां थी, उसे केंद्र और राज्य दोनों में बंटवारा कर दिया गया। बात समझ में आ गई? अगला है केंद्र राज्य सरकार के अलावा और भी सामुदायिक सरकार थी। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो थी बेल्जियम में, और इसके अलावा तीसरी सरकार भी थी। उस तीसरी सरकार का नाम था सामुदायिक सरकार, जिसका जो चुनाव जो करते थे वो एक भाषा बोलने वाले लोग करते थे। ठीक है, जैसे मान के चलो ये बात है, जैसे ये लिख रहा है सामुदायिक सरकार को चुनाव एक भाषा बोलने वाले लोग करते थे। फैसला ये करते क्या थे? ये संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर अपना फैसला लेते थे कि किस किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, किस किस तरीके की बात होनी चाहिए, इन सारी बातों की। और इसी में अगर हम इसका जो दूसरा अगर हम संशोधन करें, इसका थोड़ा आधी पार्ट ये प्रतिनिधित्व स्वीकार। प्रतिनिधित्व स्वीकार का मतलब क्या है? जो फ्रेंच भाषी लोग थे, ठीक है, जो फ्रेंच भाषी लोग थे उन्होंने प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि डच भाषी लोगों ने भी केंद्र की बात मानकर ये प्रतिनिधित्व प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो मोटी मोटी बात याद रखनी है। पहला क्या था? पहला हमारा ये था कि जो मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, कानून बनाते वक्त सारी चीज होगी, जो केंद्र की शक्ति होती है वो राज्य सरकार में बांट दी गई। चौथा हमारा क्या था? चौथा हमारा केंद्र राज्य सरकार के अलावा कोई और सामुदायिक सरकार थी। तीसरी क्या थी? केंद्र राज्य के अलावा भी तीसरी सरकार बनेगी, वो होगी सामुदायिक सरकार, जो कि एक भाषा जिन्हें आती है वो चुन सकते हैं। ये सारी बात है। ठीक है, तो गाइस पार्ट 1 खत्म होता है। आप इसी तरीके से प्यार जताते रहिए, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और हम मेहनत करेंगे और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, मैथ्स की, साइंस की, इत्यादि सबकी। अगली वीडियो जो मिलेंगे वो मिलेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। जय मां काली, जय हिंद, जय भारत, जय तारा।